नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, दोनों द हिंदू के। पहला आर्टिकल साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और दूसरा आर्टिकल आईएनएस विक्रांत जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके इंडियन नेवी में कमीशन होने से संबंधित। आगे बढ़े उससे पहले एथिक्स का एक क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, इस पर आपको कॉमेंट करना है 250 वर्ड्स में। सेल्फ डाउट कैन बोथ हेल्प एंड हिंडर लीडरशिप। सेल्फ डाउट का क्या मतलब होता है? अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स पर शक करना। और लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडर देखो वो होता है जो ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट कर सके कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो सेल्फ डाउट से लीडरशिप को फायदा क्या होता है और सेल्फ डाउट से लीडरशिप को नुकसान क्या होता है, दोनों आपको बताना है। फायदा बताइए पहले। फायदा सोचना मुश्किल है, सोच के देखिए। मतलब कोई लीडर अगर सेल्फ डाउट उसके मन में आता है तो उससे फायदा क्या होता है ग्रुप ऑफ पीपल को जिनका वो लीडर है। थोड़ा मुश्किल है ना सोचना, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो मान लीजिए ए लीडर है, बी सी डी ई एफ जी ये सारे वो पर्सन्स हैं जिनको ए लीड कर रहा है। अगर ए के अंदर सेल्फ डाउट होगा ना तो वो ज़्यादा सोच समझ के फैसला लेगा। उसके मन में डाउट आ रहा है तो इसका मतलब वो हैस्टी डिसीजंस नहीं लेगा, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा, सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेगा। और वो अपने टीम मेंबर से कंसल्ट भी करेगा कि हाँ आप बताइए आपकी राय क्या है, क्योंकि उसके खुद के मन में डाउट आ रहा है। इसका फायदा ये भी होगा कि ए एज ए लीडर एरोगेंट नहीं होगा, सबके साथ डिग्निटी से बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर भी कई बार सेल्फ डाउट आ जाता है। अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान क्या होगा? सेल्फ डाउट से लीडरशिप में नुकसान क्या होता है? देखो सेल्फ डाउट अगर किसी लीडर में होगा तो इनडिसीजन हो जाएगा, मतलब वो डिसीजन ले ही नहीं सकेगा, बार बार अपनी क्षमताओं पर शक करेगा। और जो लीडर खुद ही सेल्फ डाउट का शिकार है वो अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करेगा? फिर उसकी टीम अपने फुल पोटेंशियल को हासिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि उनका लीडर ही इनइफेक्टिव है। नेक्स्ट चीज देखो, जो सेल्फ डाउट वाला लीडर होता है ना वो दूसरों पर भी बार बार डाउट करता है। दूसरों को देख के वो खुश नहीं होता, उसको लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। सेल्फ डाउट वाले लीडर की जो अप्रोच है वो ओवर कॉशियस होती है, मतलब ज़्यादा ही सावधानी से चलता है, इस वजह से डिसीजन ले ही नहीं पाता, जैसा हमने डिस्कस किया। तो ये नुकसान है सेल्फ डाउट के। अब कंक्लूजन में आप लिखोगे कि देखो बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ़ायदा है। ज़्यादा सेल्फ डाउट अगर किसी लीडर को होगा ना तो फिर बहुत सारे नुकसान होंगे, तो इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है लीडरशिप से संबंधित, तो आप टैकल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देश में साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले 5 सालों में हमारे देश में ना साइबर क्राइम्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 2016 में साइबर क्राइम्स हुए थे 12,317, लेकिन 2020 में साइबर क्राइम्स कितने हुए? 50,035। और ये डेटा किसका है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। जैसे जैसे देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे देश में बढ़ रहा है ना, साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एजेंसीज के पास में ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है बढ़ते हुए साइबर क्राइम से निपटने के लिए। वैसे तो देखो संविधान का जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर का सब्जेक्ट, यानी स्टेट्स की जिम्मेदारी है क्राइम्स से निपटना, क्राइम्स को प्रिवेंट करना, और अगर हो जाता है तो उसकी जांच करके अपराधियों को जेल में डालना। लेकिन देखो इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने भी आईटी एक्ट बनाया है, कई सारे दूसरे सेंट्रल लेजिस्लेशन है साइबर क्राइम से निपटने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये कर्तव्य बनता है कि पूरे देश में जो स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स है ना साइबर क्राइम से निपटने के लिए, उन प्रोसीजर्स में सिमिलरिटी हो। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, कोई दूसरे स्टेट में अलग प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो मतलब साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो प्रोसीजर्स है ना उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये कर्तव्य बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इंश्योर करना। और इस संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे देखो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत, ताकि सभी टाइप्स के साइबर क्राइम से निपटा जा सके और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे एड्रेस किया जा सके।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइटर ये बताते हैं, जो खुद आईपीएस रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं साइबर और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ना कोई प्रोसीजरल कोड नहीं है अलग से। जो दूसरे सामान्य अपराध है ना, जैसे मर्डर है, डकैती है, लूटपाट है, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है ना, वही प्रोसीजर साइबर और कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। जबकि देखो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो नेचर है ना, पूरी तरह से अलग होता है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल क्राइम में जो सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो इसलिए पूरे देश में एक स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आते हैं ना, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे स्टोर करके रखा जाए, इसके लिए। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट। देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ना टेक्निकल स्टाफ को बहुत कम रिक्रूट कर रही हैं। जो रेगुलर पुलिस ऑफिसर होता है उसका ज़्यादातर ना एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, लिटरेचर में, मैनेजमेंट में। तो उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो दी जा सकती है एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर, कि मतलब कहीं पर कोई साइबर क्राइम हुआ है, सबसे पहले आप जाते हो मौका वारदात पर, शुरुआत में केस आपके पास आता है तो कैसे आपको एविडेंस इकट्ठा करना है। लेकिन उसके बाद तो वो पर्सन जिसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड होगा, जिसने स्पेशल कोर्स किया होगा, वही फिर उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है अच्छे से। लेकिन दिक्कत ये है स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत कम टेक्निकल स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं, और यही जो रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, जिनको इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती, इन्हें ही ये साइबर क्राइम संबंधित केस एलोकेट कर दिए जाते हैं, लेकिन वो अच्छे से फिर उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे गोवा में गोवा वर्सेस तरुण तेजपाल ये तहलका मैगजीन वाले हैं, इनके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट का केस चल रहा था। तो केस में ना जो सब इंस्पेक्टर थे, जांच कर रहे थे, उनसे हैश वैल्यू के बारे में पूछा गया, तो वो हैश वैल्यू का मतलब नहीं बता पाए थे। साइबर क्राइम्स की फोरेंसिक्स में ना हैश वैल्यू का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। डुप्लीकेट फाइल्स को आइडेंटिफाई और फिल्टर करने के लिए हैश वैल्यूज़ का यूज़ होता है। तो आप इन्हें फाइल्स के फिंगरप्रिंट्स कह सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हैश वैल्यू का मतलब नहीं पता था। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आरूसी मर्डर केस था नोएडा का, काफ़ी फेमस था। केस का नाम है डॉक्टर नूपुर तलवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को ना, यानी CERTEN एक्सपर्ट को इंटरनेट लोग्स, राउटर लोग्स और लैपटॉप लोग्स की डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की गई थी, ताकि ये प्रूव किया जा सके उस रात, यानी मर्डर की रात, इंटरनेट को फिजिकली ऑपरेट किया गया था। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किस प्रकार से जब स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स इस प्रकार की क्राइम्स की जांच नहीं करते तो लैप्सेस हो जाते हैं, क्योंकि जो जनरल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती साइबर क्राइम्स में। आवश्यकता ये है स्टेट गवर्नमेंट साइबर क्राइम से निपटने के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी डेवलप करें। देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग से साइबर पुलिस स्टेशन हो सकता है, या फिर यूं हो सकता है हर एक पुलिस स्टेशन में टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद रहे, ताकि तब भी जब भी कोई साइबर क्राइम आता है या फिर कोई ऐसा क्राइम आता है जिसमें साइबर एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, तो वो स्टाफ मदद कर सके, वो स्टाफ भी अपना रोल प्ले कर सके और क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो सके। कई बार नॉर्मल क्राइम्स में भी साइबर एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, तो पुलिस स्टेशन में ही अगर क्वालिफाइड पीपल मौजूद रहेंगे तो क्राइम्स की जांच ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी। और अलग से साइबर क्राइम आया है, फिर तो वही क्वालिफाइड पीपल उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। आमतौर पे देखो ये बात सच है, जब अपना चैनल हैक हुआ था ना 2019 में, उस समय FIR दर्ज करवाई गई थी और पुलिस का रिस्पॉन्स देखो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं था। जैसे जिस सब इंस्पेक्टर को केस अपने चैनल के हैकिंग का एलोकेट किया गया था ना, तो उन्होंने बोला कि देखो ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम गूगल को लेटर लिख सकते हैं। तो उन्होंने गूगल को लेटर लिखा था और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करने लगे थे। मीनवाइल देखो आप सब लोगों के जॉइंट एफर्ट की बदौलत चैनल तो वापस अपने को मिल गया था, बट पुलिस के भरोसे तो शायद या तो ना मिलता या फिर बहुत ज़्यादा लेट मिलता। फिर मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 महीने बाद उन्हीं सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे से पूछा क्या आपका चैनल वापस आ गया? मैंने कहा हाँ आ गया था। तो वो कहते हैं कि आप प्लीज़ अब केस ना बंद कर दीजिए, जांच वगैरह मत करवाइए कि किसने हैक किया, क्योंकि ये होगा नहीं
और केस पेंडिंग रहेगा और हमारे पे बर्डन आ जाता है, ऊपर से पूछा जाता है कि केसेस इतने पेंडिंग क्यों हैं, तो आप प्लीज़ अपना केस वापस ले लीजिए, ऐसा चलता है। खैर पॉइंट पे आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये बोलता है, आईटी एक्ट 2000, कि अगर देखो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी केस रजिस्टर होगा ना, उसकी जांच की जाएगी एक ऐसे ऑफिसर के द्वारा जिसकी रैंक इंस्पेक्टर या फिर उससे बड़ी है। राइटर कहते हैं देखो आमतौर पे ना इंस्पेक्टर के पास बहुत काम होते हैं और इंस्पेक्टर उन सभी क्राइम्स की जांच कर नहीं पाता जो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं, तो अनऑफिशियली वो केस दे ही देते हैं सब इंस्पेक्टर को। जब केस की जांच करनी ही सब इंस्पेक्टर को है, तो फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट करके आप सब इंस्पेक्टर क्यों नहीं कर देते कि इस एक्ट में जो भी केसेस दर्ज होंगे उसकी जांच सब इंस्पेक्टर या फिर उससे ऊपर के ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स की जो साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज है ना, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ में। जैसे देखो क्रिप्टो करेंसी संबंधी जो क्राइम्स होते हैं वो अंडर रिपोर्टेड हैं, तो कैपेसिटी ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स की इस प्रकार के क्राइम्स की जांच करने की, क्योंकि साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज अपग्रेडेड नहीं है। अब तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खुद का डिजिटल रुपी लॉन्च करने वाला है, देश का डिजिटल रुपी होगा यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो स्टेट इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तैयार रहना चाहिए इन टेक्नोलॉजीज के लिए, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स की, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकें साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज में फंड। वैसे देखो स्टेट्स में बहुत सारी लैब्स होती हैं जहां पर हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन्स का एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन उनके पास में एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का दर्जा नहीं है। तो आवश्यकता यह है कि ऐसी लैब्स को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे नोटिफाई किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं देखो बहुत सारे ना साइबर क्राइम्स ट्रांसनेशनल होते हैं नेचर में, जैसे किसी दूसरे देश में बैठकर वो पर्सन क्राइम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उस दूसरे देश में जाके क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो देखो अभी आज के समय में 48 कंट्रीज के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ हैं, मतलब अपराधी उन देशों में पकड़ा जाता है तो कैसे उसे भारत में लाया जाएगा, पहले से ट्रीटी है, और 12 देशों के साथ में एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट है। लेकिन फिर भी एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस जो है ना बहुत बार काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी स्लो होती है, और जो ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना जैसे ट्विटर, फेसबुक, ये एजेंसीज के कहने पर पोस्ट को डिलीट तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा सहयोग नहीं करते अपराधी को पकड़वाने में। तो इसके लिए ये चाहिए डेटा लोकलाइजेशन इंडिया में ही होना चाहिए। अगर इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का डेटा इंडिया में स्टोर होगा ना, तो एजेंसीज के लिए उस डेटा की सहायता से इन्वेस्टिगेशन करना काफ़ी आसान रहेगा। इसलिए देखो पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनेगा ना, उसमें ये प्रोविज़न किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साइबर क्राइम्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, इंडिया ने देखो खुद से बनाया हुआ अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है INS विक्रांत, इसको कमीशन किया फ्राइडे को। तो अब इंडिया देखो उन देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है, US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, जिन्होंने खुद से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है। वैसे तो देखो इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को तो काफ़ी समय से यूज़ कर रहा था, लेकिन वो हमने इंपोर्ट किए थे। ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे इंडिया ने खुद से बिल्ड किया है। टोटल कितना खर्चा आया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में? 20,000 करोड़ का खर्चा आया। तो ये देखो $2 बिलियन से ज़्यादा हो गया, मतलब $3 बिलियन से थोड़ा सा कम। आजकल अगर रुपये के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से रुपये का रेट देखें तो 80 है, तो $1 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, और 20,000 करोड़ कितना हुआ? $3 बिलियन से थोड़ा कम। 17 साल लग गए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने में। ये इंडिया के लिए देखो काफ़ी गर्व की बात है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत से ही अपने कार्यकाल में डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करते आए हैं। देश चाहता है कि डिफेंस वेपन्स के मामले में इंडिया आत्मनिर्भर रहे और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहे। ऐसा ना हो कि युद्ध स्टार्ट हो जाए, मतलब हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हों अपने हथियारों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
वैसे तो देखो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना INS विक्रांत, इसमें टोटल जितना कंटेंट इस्तेमाल हुआ है ना रॉ मटेरियल 76% तो इंडिया का ही है, लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अभी भी इंपोर्ट की गई है। तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में भी आत्मनिर्भरता को हासिल करना जरूरी है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल माइल्स यानी 13,900 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग के। मतलब इंडिया से ब्राजील की यात्रा की जा सकती है इस एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा, और रास्ते में रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये सब चीज़ें बोली जाती हैं जो काम की नहीं है, जैसे INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में 2200 कंपार्टमेंट्स हैं, स्पेशल मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। ये सब आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहले देखो इस प्रकार के शिप बनाने के लिए वारशिप ग्रेड स्टील की जो आवश्यकता होती थी ना, इंडिया इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस बार इंडिया ने खुद से डेवलप किया है। तो कॉन्फिडेंस भी आया है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर बूस्ट किया जा सकता है। इंडिया का एम ये है, इंडियन नेवी ना 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रखना चाहती है। एक तो इंडिया के पास ऑलरेडी है INS विक्रमादित्य, ये रशिया से इंपोर्ट किया है हमने। INS विक्रांत ये अब कमीशन हुआ है, तो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अब इंडिया बिल्ड करेगा। इस INS विक्रांत से हमने जो कुछ लेसन सीखे, जो गलतियां की, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो अब दूसरा घरेलू एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के द्वारा बिल्ड किया जाएगा, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया का रोल बढ़ता जा रहा है और इंडियन ओशन रीजन में चाइना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। तो चाइना की नेवी से हमें मुकाबला करना है, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा और इंडिया अब बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडिया की मैरीटाइम पावर को बूस्ट करने के लिए। वैसे देखो कोची में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करने की जब सेरेमनी चल रही थी ना, तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पीच देते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया है सागर, जो उन्होंने 2015 में दिया था। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम इस आइडिया पर काम करते हैं, मतलब इंडिया चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री हो, ओपन हो, इंक्लूसिव हो, किसी एक देश की एग्रेसिवनेस या फिर दादागिरी ना चले। इशारा साफ तौर पर चाइना पर। वैसे देखो अब चूंकि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया अपने शेयर को इंक्रीज करना चाहता है, तो उस दिशा में भी इंडियन नेवी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, इनको तो देखो आसानी से इंक्लूड किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, लेकिन कुछ और जो फाइटर जेट्स हैं ना, जैसे राफेल अब इंडिया फ्रांस से परचेज कर रहा है, कुछ राफेल्स की तो डिलीवरी भी हो चुकी है। अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट, इनको भी US से परचेज कर सकता है इंडिया। तो फिर इन एयरक्राफ्ट्स को INS विक्रांत पर इंक्लूड करना होना, थोड़ी सी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और अभी देखो वैसे ये तो सपना ही है, इंडिया अभी तक अपना खुद का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नहीं बना पाया है, इसे डेवलप करना अभी भी इंडिया की ये ड्रीम है। तो फोकस अब इंडिया का यही होना चाहिए कि खुद से इंडिया फाइटर जेट को डेवलप करे। अभी फ्रांस से राफेल परचेज कर रहा है, USA से FA सुपर हॉर्नेट, तो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए। खुद से फाइटर जेट को डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ट्विन इंजन वाले को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन नेवी की सफलता से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 2 इश्यूज ही इंपॉर्टेंट है हिंदू में, और दोनों को हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।